हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती हूँ मैं विशालाक्षी। स्पर्श भाग 2 10th क्लास में आज गद्य भाग में हम पढ़ेंगे तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। प्रहलाद अग्रवाल के द्वारा लिखा गया ये लेख 1947 में पैदा हुए प्रहलाद अग्रवाल को फिल्म या फिल्मकारों या उससे संबंधित इतिहास के बारे में लिखने का बहुत शौक था। तो इसी के चलते उन्होंने शैलेंद्र के बारे में और उनकी पहली और आखिरी फिल्म तीसरी कसम उसके बारे में इसमें लिखा गया, इस लेख में लिखा गया है कि तीसरी कसम फिल्म को बनाते समय उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया और इसके साथ इसमें जो काम करने वाले राज कपूर और वहीदा रहमान ये इनके साथ उन्होंने कैसे काम किया, इन सबों के बारे में इस लेख में बताया गया है। हम हर शुक्रवार को, साल के हर शुक्रवार को एक नई फिल्म रिलीज़ होती है। कुछ फिल्में हिट होती हैं, कुछ जो हैं फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ उसको पर्दे पर उतारता है तो फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों में मनोरंजन के साथ साथ एक बेहतर संदेश देने में भी कामयाब रहती है। ऐसे ही गीतकार और कवि के रूप में जाने जाने वाले कवि शैलेंद्र ने फणीश्वर नाथ रेणु एक महान लेखक हैं। उनके द्वारा लिखी गई एक अमर कृति, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को पर्दे पर उन्होंने उतारा तो एक मील की पत्थर सिद्ध हुई। मील की पत्थर यानी माइलस्टोन जो है वो सिद्ध हुआ। ये फिल्म न केवल गीत संगीत और इसकी कहानी के कारण ये प्रसिद्ध या शोहरत नहीं पाई है बल्कि अपने ज़माने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्मी जीवन का सबसे बेहतरीन एक्टिंग इसमें की है और सब लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। तो दूसरी तरफ वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय किया जैसे कि उनसे उम्मीद की जाती थी और इस फिल्म को बनाने में कितना कठिन और जोखिम का काम लेना पड़ा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आज हम इस लेख में प्रहलाद अग्रवाल के द्वारा लिखी गई इस लेख में हम पढ़ेंगे। कहानी से जाने से पहले मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तो संभवतः उन्हें भी कल्पना नहीं होगी कि इस फिल्म के एक भाग को बनाने में 6 वर्षों का समय लगेगा। तो इस 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई जिसमें 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। ये वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें हिंदी साहित्य के एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइट पे लिखी कविता है। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल ने यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इनकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफ़ें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है।
उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी कि जिसका सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। कोई रेम्यूनरेशन नहीं उन्होंने नहीं लिया। अपने दोस्त सहयोगी यानी दोस्त थे वो, तो उनके साथ उतनी ही श्रद्धा के साथ तन्मयता के साथ उन्होंने काम किया। शैलेंद्र ने लिखा भी है कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुँचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर दिया, परंतु गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी। राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वदा अयोग्य भी थे। शैलेंद्र तो कवि थे, फिल्म निर्माता तो नहीं थे, तो उनमें अयोग्यता थी। लेकिन राज कपूर ने एक सच्चे और अच्छे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह कर दिया। उन्हें बता दिया कि कहाँ कहाँ पर कौन सी क्या करने से जो है असफलता मिलती है। पर वह एक तो आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति या यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी कि आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तो वो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे थे, उन्हें सिर्फ जो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत थी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों ना रही हो, लेकिन ये एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। वितरक मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर। तो बहुत ही, चाहे पिक्चर जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला तो कैसे उसको होगा, ये नहीं हो सकता था। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, बहुत ही फेमस एक्टर और एक्ट्रेस थे। शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी। इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन से पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी को 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाली की समझ से परे थी। यानी कि जो है तड़क भड़क दिखाते ना फिल्म में, तो वो तड़क भड़क की नहीं था। तो लोग जो है पैसा कमाने के लिए ही जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको लेना चाहता था, तो इसमें यह चीज़ थी नहीं, इसलिए जो है वितरक जो है सामने नहीं आया उस फिल्म को खरीदने के लिए। उनकी रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी, इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज़ हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीक़ों से नावाकिफ़ थे, यानी वो नहीं जानते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। वो 20 सालों से वहाँ रहते थे, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में कैसे तौर तरीके हैं उन सब के बारे में उन्हें अच्छी तरह से मालूम था, पर उसमें उलझकर वे अपनी आदमियत को नहीं खोना चाहते थे, आदमियत को यानी ह्यूमैनिटी को नहीं खोना चाहते थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत था। 420 राज कपूर की एक फिल्म थी, उसमें एक गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अब इस गाने में अंतरे में एक पंक्ति थी कि रातें 10 दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानियाँ, पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक सिर्फ 4 दिशाएं ही समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं समझ सकते। लेकिन शैलेंद्र ने परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था, वो उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन पर नहीं थोपना चाहिए। जो चीज़ है, जो असल चीज़ है, उसको बतानी चाहिए कि दिशाएं 10 दिशाएं होती हैं।
कलाकार का ये कर्तव्य भी है कि वो उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करें, और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र के झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही ने लिखा था, शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराइयों को लिए हुए। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी, यही उन्होंने अपने फिल्म के द्वारा साबित। इतनी प्रसिद्ध फिल्म तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी, जिसे गीतकार शैलेंद्र ने जो पहली और उनकी आखिरी फिल्म निर्माता के रूप में बनाई थी। अब उसकी कहानी क्या थी, अब वो थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। तीसरी कसम, तीन कसम, कसम खाते हैं ना कि ये काम हम नहीं करेंगे, तो ऐसे ही कहानी थी। हीरामन, राज कपूर ने हीरामन जो कैरेक्टर है उसको बिल्कुल हीरामन के तरह ही जो है एक गांव का भोला भाला आदमी, उसकी तरह उन्होंने निभाया है। तो वो पहले एक ठो कसम लेते हैं कि चोरी चकारी का माल, एक बार उनके पास एक बैलगाड़ी होती है, जिसमें कि वो गांव का एक सीधा साधा आदमी जिसके पास एक बैलगाड़ी है, वो जो है सामान को इधर से उधर ढोता है। तो एक बार जो है चोरी चकारी की जो के माल को ले जाना होता है, जिसे कि हीरामन नहीं जानता, लेकिन जब वहाँ पे पुलिस पकड़ लेती है तो वो कसम खा लेता है कि हम ऐसे कभी भी हम चोरी चकारी वाले सामान को नहीं ले जाएंगे। दूसरी बार जो है बांस, जो बैम्बूस होते हैं बड़े बड़े, तो उनको ले जाता रहता है। तो आप सामने एक आदमी और दूसरा बैलगाड़ी या गाड़ी आती है, उससे टकरा जाता है, गिर जाता है, तो वो जो है उसको मारने लगता है। तो हीरामन कहता नहीं भैया, इतनी भारी भारी जो चीज़ें हैं मैं नहीं ले जाऊंगा। तो ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। तो एक बार जो है एक आदमी आता है और वो कहता है कि 30 कोस दूर जो है एक लड़की को ले जाना है, नौटंकी करने वाली एक लड़की को ले जाना है, वहाँ पर मेला है और उस मेले में जो है वो नाच गाना करेगी, तो उसे ले जाना और ले आना है, ये उसके लिए तय हुआ था। 30 रुपया जो है सवारी को ले जाने के लिए था। तो वो जब है उतने दूर जाते हैं तो 2 दिन का रास्ता होता है, वो वहाँ पर जाते हैं। वो जो नौटंकी करने वाली हमारी हीरोइन वहीदा रहमान जो है वो उन दोनों में बीच में बातचीत होती है और उसके स्वभाव से हीरामन बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनसे प्यार करने लगता है। लेकिन वो वहीदा रहमान जो कि अपनी ज़िंदगी के बारे में स्वयं जानती थी कि उसे एक आदमी ने ख़रीद लिया था और उसके साथ जो है हर तरह का काम करवाता था, तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। फिर वहाँ से जो है वो अलग हो जाते हैं और वो तीसरी बार कसम खाता है कि नौटंकी में ऐसे लड़कियों को कभी मैं इधर उधर नहीं ले जाऊँगा। कहानी यही है, लेकिन ये साहित्यिक रूप में और वो जो बातें हैं, राज कपूर का अभिनय है और जो एक जो भोलापन राज कपूर ने उसमें फिल्म में दिखाया है वो देखने लायक है। वो उसका हर बात पर कहना ही जो है उस फिल्म में बहुत ही अच्छा लगता है। आप सब भी ये फिल्म अवश्य देखिए। ऐसे फिल्मों को देखने से ही हमारे साहित्य को, हमारे परंपराओं को, हमारे पुरानी यादों को हम जो है तरोताज़ा कर लेते हैं। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ साथ 100% नया किया होगा। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका
और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा, उकड़ू मीन्स पैरों के घुटनों के बल जो बैठते हैं। हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती हैं आप? तब हीराबाई जुबान से नहीं आंख से बोलती है। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्त नहीं कर दे सकते। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाने गांडीवाल, चलत मुसाफिर मोहली और पिंजड़े वाली मुनिया। और टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उसके पीछे दौड़ते दौड़ते बच्चों का ये हुजूम, ये जो उनकी जो टोली होती है वो गाती है, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। अब ऐसी नौटंकी है कि बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कह कहे। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। वे जिंदगी से दूर होती हैं। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा भीभत्स रूप प्रस्तुत होता है कि दर्शकों का भावात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कसम में यह खास बात है कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। यानी कि यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि हमारे भारतीय फिल्मों में जो है छोटी सी बात को बहुत लंबी चौड़ी दिखाते रहते हैं। थोड़ा सा भी दुख होगा तो उसका जो है बहुत ज़्यादा गुणगान करके दिखाया जाता है। लेकिन तीसरी कसम में दुख भी बहुत ही सहजता के साथ, जैसे हमारे जीवन में असल में हमारा घटना घटित होती है, उस तरह इसे दिखाया गया था। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा के चकाचौंध के बीच रहते हुए वे यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही उनके गीतों में भी थी। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही उनके गीतों में थी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, झूंझने का संकेत भी था। वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपने मंजिल तक पहुँचा जा सके। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। ये सही कहा है ना कि दुख से हमें पराजित, हमें हराती नहीं है, हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का ये गीत तो द्वितीय बन गया था। सजनवा बैरी हो गए हम चिट्ठिया तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। अभिनय की दृष्टि में तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर, जिसे समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना जागते रहो में भी नहीं है। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सहारा गया, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय ही नहीं करता, वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया। यानी कि उसमें एक्टिंग जैसा नहीं लगता है, लगता है कि वही सचमुच में हीरामन ही था। खालसी देहाती भुच्च गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की ज़ुबान समझता है, दिमाग की नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरे चीज़ का कोई अर्थ नहीं। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। यानी मेरा नाम जोकर में वो एक उनका जो अभिनय था कि उसमें वो जितना प्रसिद्धि पाए गए थे, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था,
लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन के आत्मा में उतर गया था। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रिश्ता हुआ, उसका मनुआ टनुआ जैसी भोली सूरत पर न्यौछावर होता हुआ। ऐसी खूबसूरत क्लासी फिल्म बनाने के लिए शैलेंद्र को सलाम। ऐसी फिल्में हमें बहुत कुछ बताती हैं। आपको तीसरी कसम फिल्म की जानकारी प्राप्त करके आनंद आया ना? तो ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियाँ और किस्से कविताएं सुनाने के लिए मैं आपके सामने आऊँगी। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस पसंद आते हैं इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।